Hello everyone, welcome to Global Online NetSet Preparation. I am Rahul sir, your management educator. Today I am back with your favorite series, that is Check Your Progress series for UGC NET 2022. In this series, we are discussing the organizational behavior unit. Today we are going to discuss the part 7 of this series, in which we are going to discuss MCQs on some such mixed topics like organizational justice, whistleblowing, stress management, organizational conflict, etc. Because ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको एनटीए ने इस बार टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि ये दिखने में तो काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे एनटीए ने इस बार हाथ लगाया है, इसलिए हम इनको पहले डिस्कस करेंगे. ओके. Before starting the session, there is some important information for you, that the complete course for UGC NET Management 2022 is already started. We are providing the complete course, in which you will get complete video lectures, notes, test series, and PYQ PDFs. So for this, download our global online app and take the subscription. Here we are offering 20% discount. We are offering the course 5,000 rupees course for 4,000 only. ये लास्ट 2 दिन बचे हैं, इसमें आप इस कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है 1 अप्रैल से ये प्राइस जो है वो काफी हाइक होने वाले. सो देर मत कीजिए, जितना आप देर डिले करोगे उतनी प्राइसेस प्राइस हाइक हो जाएगा, इसलिए प्राइस हाइक होने के पहले आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिए. ओके. अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई डाउट्स हैं, तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो लेट्स बिगिन द सेशन. क्वेश्चन नंबर 1. द गोल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग आर टू. ऑप्शन ए, identify and change cognitive distortion. Option B, reduce the high levels of muscular tensions. Option C, identify and reduce triggers using the problem solving strategies. And option D, all of the above. So यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्ट्रेस आपको मैनेज करना चाहिए, जो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसके पर्टिकुलर गोल्स क्या क्या होते हैं. तो आई होप यू आंसर्ड. सो ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एंड चेंज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस. यानी आपके जो आपके माइंड में डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो और उसको चेंज करते हो. उसके बाद ऑप्शन बी, रिड्यूस हाई लेवल्स ऑफ मस्कुलर टेंशन. यानी अगर आप कोई स्ट्रेस वर्क कर रहे हो, कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, और उस टाइम जो आपको मस्कुलर टेंशन से यानी कभी यानी नस पकड़ना वगैरह जो है, तो इसको आप रिड्यूस करते हो. ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस ट्रिगर यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज. यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटेजीज हैं, उसको यूज करके आप अपने स्ट्रेस को, जो ट्रिगर्स आपको लगती है, वो आप रिड्यूस करते हो. सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं. दैट्स व्हाई these are all of the above is the correct answer, because all these are objectives, are the goals of stress management training. Okay. Let's see question number 2. Putting people into a convenient group on the basis of some characteristics and make an assumption to perceive is called as. यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अपनी अजम्पशन बना लेना, इसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए, स्टीरियोटाइपिंग. ऑप्शन बी, परसेप्शन. ऑप्शन सी, परसीविंग. एंड ऑप्शन डी, ग्रुप परसेप्शन. दिस इज ग्रुप परसेप्शन. आई होप यू आंसर्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, पुटिंग पीपल इनटू अ कन्वीनियंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेक एन अजम्पशन टू परसीव इज कॉल्ड एज. यानी आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अपनी कोई अजम्पशन बना रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे. तो ऑप्शन नंबर ए है स्टीरियोटाइप. ये क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड है आपके
परसेप्शन में जो गलतियां होती है, परसेप्चुअल एरर्स जिनको बोलते हैं, इससे ये क्वेश्चन रिलेट करता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स इन परसेप्शन. So here the stereotype is the correct answer. Let's see option number B. Option number B says perception. Now you are not perceiving something. Here you are perceiving, but the question is not asking about the process of perceiving. How you perceive, it's not being asked here. So perception will not be the valid answer. Okay. Option C, perceiving. Perceiving is a verb. It's an activity. So it's not talking about any, the question is not talking about any sort of activities. So perceiving will also be incorrect. Then group perception. Group perception means the ऑन द, अब यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा ना कि ग्रुप के बारे में आप कुछ परसेप्शन बना रहे. ग्रुप के बारे में यू आर पुटिंग पीपल टू इन अ कन्वीनियंट ग्रुप. हियर जो ये ए बी सी दिया है ना आपको, सॉरी जो बी सी डी ऑप्शंस दिए है ना, ये जस्ट आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल को चेक करने के लिए दी है, क्योंकि आप इनको चूज करते हो क्या. यहाँ पे हमारे एनटीए में सबसे अच्छी बात, सबसे खास चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है. आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन देख लो, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन देख लो, वहां पे क्या होता है कि आपको आंसर्स एक जैसे दिखते हैं. इन केस ऑफ पेपर 1 की बात बता रहा हूं मैं, तो वहां पे जो बेस्ट ऑप्शन रहता है तो वो आपको चूज करना पड़ता है. तो सेम प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे भी पेपर 2 मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है कि जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आपको उसको चूज करना पड़ता है. ओके. ये क्या आ रहा है भाई, जस्ट अ सेकंड. So here the correct answer is option B, option A, perceiving, stereotyping. Okay. Let's see question number 3. All these are components of distributive justice except, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का की टाइप है. इसमें आपको पूछा है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन सा कंपोनेंट नहीं आता. ऑल द ये सब आते हैं, कौन सा नहीं आता है. तो we have options equity, equality, need and fair wages. So अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है that is a type of organizational justice in which we see, yes, here are the three main types of justice. That is perceived fairness in allocation of structures, रिसोर्सेस, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा. यानी जो चीज जो रिसोर्सेस आप जो आपकी आउटकम है वो सही तरीके से आ रही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में ये जो 3 कंपोनेंट्स है, इक्विटी, इक्वालिटी एंड नीड्स, तो ये तीनों कंपोनेंट्स आते हैं. बट जो फेयर वेजेस है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस मींस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में न्याय होना चाहिए. तो बेस्ड आउट ऑफ द इक्विटी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस रिफर्स टू द परसेप्शंस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट एट वर्क. यानी सबको आप इक्वली ट्रीट करो, दैट इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द main crux of organizational justice. Now there are 3 main types of 3 to 4 types of organizational justice. That is distributive justice. Distributive justice is what? Fairness in allocation of outcomes, resources, rewards, etc. Means यहाँ पे क्या है कि आप जो भी आप जस्टिस के लिए प्रोसीजर कर रहे हो, उसका आउटकम जो आ रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से, लीगल तरीके से आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट के बाद आप सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन करते समय क्या होगा कि ये आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को चूज कर लिया, बट
वो आपकी जस्टिफाइड कब होगी सिलेक्शन, कि जब आपने प्रॉपर स्टेजेस से, उसने एंट्रेंस पास की, उसने इंटरव्यू सही से दिया, वो उसके सारे रेफरेंस चेक करने के बाद वो सब बराबर थे, तो ये आउटकम जो निकला कि उस एम्प्लॉय को आपने पर्टिकुलर सिलेक्ट कर लिया, तो दैट द आउटकम इज जस्टिफाइड। देन इन केस यहाँ पे आप ऐसा करते हो कि आपका कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रेंड है, अरे मेरे चाचा के लड़के को रख लेना, अच्छा अच्छा काम करता है, तो ऐसा आप अगर पर्सनल लेवल पे यदि आप करते हो तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्योंकि इसका आउटकम फेयर नहीं आएगा ना। वो बंदा तो आ जाएगा, काम करेगा या नहीं करेगा वो दूर की बात है, बट आपने प्रोसेस तो बराबर फॉलो नहीं किया ना। सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस में क्या होता है कि परसीव्ड फेयरनेस इन प्रोसेस प्रोसीजर्स यूज टू मेक एलोकेशन ऑफ डिसीजंस, यानी जो चीजें आपको चाहिए, जिन चीजों का जो आप डिसीजन लेते हो उसमें प्रॉपर स्टेजेस होनी चाहिए, उसके थ्रू वो उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आप डिसीजंस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपको एक ऑफिस, कोई म्यूनिसिपल ऑफिस है, वहां पे आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हो, और डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए क्या है, पहले आप एप्लीकेशन दोगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, फिर 3-4 दिन बाद आपको वो बुलाएगा, वेरिफिकेशन करेगा आपका, और वेरिफिकेशन करने आफ्टर वेरीफाइंग ही विल चेकिंग योर ऑल रेफरेंसेस, ही विल गिव यू द सर्टिफिकेट। तो दिस इज द कॉल्ड, क्योंकि बराबर से ही प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना वो जो उनकी है, उस प्रोसेस को फॉलो करने के कारण इसको बोलेंगे हम ऑर्गन प्रोसीजरल जस्टिस। यहीं पे आप किसी दलाल को पकड़ लो, ले भाई मेरा काम करवा देना, 1000-2000 रुपए रख ले, तो इसको आप प्रोसीजरल जस्टिस नहीं बोलोगे। देन इंट्रैक्शनल जस्टिस, इंट्रैक्शनल जस्टिस इज व्हाट परसीव्ड फेयरनेस ऑफ इंट्रैक्शंस व्हेन द प्रोसीजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, यानी जो आप इन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो उसके बाद जो इंट्रैक्शन होगी दो लोगों में, तो दैट शुड बी फेयर, द इंट्रैक्शन शुड बी फेयर एंड it should involve proper justice. So this is known as interactional justice. Then interactional में ही आपके पास दो टाइप की जस्टिस आएगी। इंटरपर्सनल जस्टिस, इंटरपर्सनल इज परसीव्ड फेयरनेस ऑफ सोशल एक्सचेंजेस, यानी जो सोशल एक्सचेंजेस होते हैं उसकी वो फेयर होने चाहिए। देन इंफॉर्मेशनल जस्टिस, इंफॉर्मेशनल जस्टिस मीन्स व्हाट, परसीव्ड फेयरनेस इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी जो आप इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, जो आप उसको दे रहे हो, वो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। तो दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज गिवन बाय, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कंसेप्ट किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हेनरी मिन्सबर्ग, ऑप्शन बी रिक बर्नर, ऑप्शन सी डगलस मैकगेजर, एंड ऑप्शन डी हर्शे एंड फिडलर। So if you check the options, you will see that this particular ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी तो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डगलस मैकगेजर है ये तो अपनी एक्स और वाई को लेके बैठा है, देन इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। देन हर्शे एंड फिडलर, हर्शे ब्लैंकार्ड थ्योरी और फिडलर की कॉग्निटिव थ्योरी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, देखे थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये लीडरशिप वाले बाबा जी हैं, इनका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये हेनरी मिन्सबर्ग, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि हेनरी मिन्सबर्ग जो है ये अपने 3 रोल्स जो डिसीजनल और इंटरपर्सनल रोल, ऑपरेशनल रोल्स वगैरह जो रहते हैं, मैनेजरियल रोल्स हेनरी मिन्सबर्ग के आपने सुने होंगे, तो दैट इज वो। तो तीनों एलिमिनेट करने के बाद अपने पास जो राइट आंसर बचता है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इरिक बर्नर। इरिक बर्नर जो थे उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज व्हाट, बेसिकली आप जो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्ट करते समय जो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपस में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, सो एनालाइजिंग दोस ट्रांजैक्शनल टू एनालाइज दोस ट्रांजैक्शन, द कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज यूज्ड। और ये दिया किसने था? श्री इरिक बर्नर। तो इसको आप ईटीए नाम से याद रख सकते हो, दैट इज इरिक बर्नर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1,
In case of distributive justice, the outcome is determined using some sort of discrimination. Statement number 2, in case of procedural justice, proper stages are involved to determine an outcome. यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसके जो आउटकम्स होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है. स्टेटमेंट 2 क्या बोला है कि जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो स्टेजेस, उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व होती है. So option A, statement 1 and 2 are 1 and 2 is 1 is correct but 2 is incorrect. Option B, statement 1 and 2 are correct. Option C, both statement 1 and 2 are incorrect, are not correct. Or option D, statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. I hope you answered. चलो अब ये स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट 1 में क्या बोला, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस द आउटकम इज डिटरमाइंड यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो आउटकम आपकी फेयर होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के केस में, और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया कि डिस्क्रिमिनेशन. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो स्टेटमेंट 1 विल बी टोटली इनकरेक्ट. ओके, तो यहाँ पे यदि आपकी 1 गलत हो जाती है तो your option number this and this will be deleted. 1 second. So if you talk about the statement number 2, in case of procedural justice, proper stages are involved to determine the outcome. So this statement is totally correct because जो procedural justice है उसमें प्रॉपर स्टेजेस इन्वॉल्व होनी चाहिए. जैसे अभी मैंने आपको एनएमसी की एग्जांपल दी थी लास्ट क्वेश्चन में. आई डोंट थिंक कि आप में से किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा क्योंकि ये आपने रिसेंटली बताया है. सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. Which type of conflicts occur when people have different feelings, emotions and incompatible with others? यानी ऑप्शन नंबर ए इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन सी इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. वर्डिंग्स को समझिए, इससे आपका आंसर इजीली निकल जाएगा. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे, आप सेकेंड लाइन में यदि आते हो तो डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस, दिस वन, डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस एंड इनकम्पैटिबल विथ अदर्स. तो ये जो चीजें हैं दिस इज रिलेटेड विथ योर इमोशंस. ये जो फीलिंग्स, इमोशंस जो वर्ड दिए हैं दिस इज रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन. सो द करेक्ट आंसर विल बी अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो आप अपनी फीलिंग्स में कभी कभी इमोशंस के साथ आप कुछ सोचते कुछ और होता कुछ और है. सो दिस का इसके बाद जैसा आप फील करते हो दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या कि रोल कॉन्फ्लिक्ट में आपको अलग अलग रोल मिल जाते हैं. तो इसके थ्रू आपका क्या रोल है आपको समझ में नहीं आता, तो दैट उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट. देन चैनल कॉन्फ्लिक्ट. चैनल कॉन्फ्लिक्ट में चैनल कॉन्फ्लिक्ट मींस व्हाट टाइप ऑफ थ्रू विच मींस यू हैव टू वर्क. यानी आपको काम कैसे करना है, कैसे अपने कौन से मींस मीडियम से अपने मैसेज को अगर सेंड करना है, तो इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट. चैनल कॉन्फ्लिक्ट का एक और है जो मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उनके बीच जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट. ओके, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. which of the following is not the part of जोहारी विंडो मॉडल. यानी आपको बताना है कि जोहारी विंडो मॉडल जो होता है उनका कौन सा पार्ट नहीं है. ऑप्शन ए ओपन सेल्फ, ऑप्शन बी हिडन सेल्फ, ऑप्शन सी ब्लाइंड सेल्फ एंड ऑप्शन डी आइडियल सेल्फ. नॉट है संभल के. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आइडियल सेल्फ. क्योंकि ओपन सेल्फ, हिडन सेल्फ, ब्लाइंड सेल्फ ये तीनों जो हैं वो जोहारी विंडो के पार्ट होते हैं बट आइडियल सेल्फ पार्ट नहीं होता.
ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा ये फिगर एक्सप्लेन किया है. सो लेट्स सी ओपन सेल्फ. ओपन सेल्फ में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट बोथ यू एंड अदर नो. वर्ड क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पे ओपन लिखा है. तो ओपन मीन्स कि आपको आपकी कुछ ऐसी कैरेक्टर इंफॉर्मेशन है जो आपको भी पता है और दूसरों को भी पता है. देन ब्लाइंड सेल्फ. इफ यू सी ब्लाइंड सेल्फ में क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू यू डोंट नो बट अदर डू नो. यानी आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बारे में तो पता नहीं, आपको तो ध्यान में नहीं है, बट लोग उसको परसीव, लोगों को वो पता है. अब ऑप्शन नंबर दिस हिडन सेल्फ. हिडन सेल्फ देखते हैं. हिडन सेल्फ में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू नो बट पीपल डोंट नो. आपके बारे में कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ आपको पता है, लोगों को नहीं पता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हिडन सेल्फ. देन लास्ट वन इज अननोन सेल्फ. अननोन सेल्फ इज इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू नो और नॉर अदर नो. यानी आप वो आपको भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है और जो अदर दूसरे लोग हैं उनको भी वो इंफॉर्मेशन पता नहीं है. दैट इज अननोन सेल्फ. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट. यहां पे आपको बताना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है. सॉरी, इज ट्रू. You have to tell that which statements are true. So option A, stress management is learning about the communication between mind and body. Option B, stress management help us to control our health in a positive sense. Option C, stress management teaches us to avoid all kinds of stress. And option D, only 1 and 2 are right. I hope you answered. So चलो एक एक करके स्टेटमेंट्स देखते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लर्निंग अबाउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है कि आप जो आपकी माइंड है और आपकी बॉडी है उसमें आप उन आपस में कनेक्शन बनाना सीखते हो. तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली राइट. सो ऑप्शन बी में क्या बोला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प अस टू कंट्रोल आवर हेल्थ इन अ पॉजिटिव सेंस. यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो आपको आपकी हेल्थ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. और ये ऑब्वियस दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन रियल लाइफ ऑल्सो. क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होने लगता है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत देर से बैठे हुए हो, एक ही पोजीशन में बैठे हुए, और रात को जब आप सोने जाते हो तो आपकी कमर में या बैक में थोड़ा पेन होने लगता है. तो इससे क्या होता है कि आपके ध्यान में आता है कि नहीं भाई, मैं कंटिन्यूअस बैठूंगा तो मुझे पेन होगा. तो आप क्या करोगे कि दूसरे दिन जब आपने अपना रूटीन स्टार्ट करोगे, अपना वर्क स्टार्ट करोगे, तो आप बीच बीच में गैप लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गैप नहीं लोगे तो आपको पेन होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. देन ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टीचेस अस टू अवॉइड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेस. यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या बोलता है कि आप हर टाइप के स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो. ऐसा तो कुछ नहीं है ना. स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको स्ट्रेस को मैनेज करना सिखाता है. स्ट्रेस इज नॉर्मल, एक नॉर्मल सी चीज है जो हर इंसान फेस करता है. अब बस बात इतनी आती है कि आप स्ट्रेस को कैसे ले. आप एकदम ही ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो फॉर जब, या फिर आप स्ट्रेस लेते ही नहीं हो, तो कभी भी एकदम नॉर्मल रहिए, पॉजिटिव रहिए. बट स्ट्रेस लेना भी नहीं भी लेना अच्छी बात है, क्योंकि आप नहीं लोगे तो आप धीरे धीरे जो है इनकंसिस्टेंट होते जाओगे. आपका वर्क जो है उसके आप उसको प्रोकास्टिनेट करोगे, यानी पोस्टपोन करते जाओगे. आज नहीं ना कल करते हैं. बट स्ट्रेस रहेगा तो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड रहो. यू विल बी डेडिकेटेड टू योर वर्क. And if you take more stress, your health will automatically get affected. So don't take much stress. Be calm in your life and be positive and keep going. Okay. So option C is incorrect. So our final answer is option only 1 and 2 are right. Okay. Let's see question number 9. Whistleblower call intention to wrongdoings from within an organization in which they work to highlight abuse that threatens the
एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जो विसिल ब्लोअर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो किस तरह जो गलत चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बारे में किसको बताना, एनोनिमसली जो है वो किसके, हाईलाइट द अब्यूज, यानी उसका जो दोषी है वो किसे बताया जाता है। ऑप्शन ए एम्प्लॉयर, ऑप्शन बी पब्लिक, ऑप्शन सॉरी एम्प्लॉय, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी पब्लिक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पब्लिक। क्योंकि जो विसल ब्लोअर है, विसल ब्लोइंग इज व्हाट, कि गलत चीज के ऑर्गेनाइजेशन में जो गलत चीजें होती है उसके प्रति आप आवाज उठाते हो, दैट इज कॉल्ड एज विसल ब्लोइंग। ये विसल ब्लोइंग यानी किसी लड़की को देख के आप सिटी मार रहे हो, दिस इज नॉट द विसल ब्लोइंग। ओके, जोक्स अपार्ट, पर विसल ब्लोइंग का जो कंसेप्ट है, दिस इज ट्रेडिशनल। और कभी भी याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो विसल ब्लोअर है उसकी आइडेंटिटी कभी भी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज नहीं करता है। द पर्सन इज केप्ट अनोनिमस, ही इज अनोनिमस, नो वन नोज कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी ऑर्गेनाइजेशन को और ये पब्लिक तक पहुंची कैसे। सो दिस इज द पर्सन हु इज द whosoever is the whistleblower does not, his name is not disclosed neither in the organization nor in to the public. Okay, so option D public is the right answer. Question number 10, which of the following legislation involves protection of a whistleblower? यानी जो विसल ब्लोअर है, अब वो भाई उस गलत काम के प्रति आवाज उठा रहा है, तो उसको, उसका बचाव भी तो जरूरी है ना। कल को भैया किसी को पता चला चुपचाप, वो मार देगा आके। तो विसल ब्लोअर के लिए जो प्रोटेक्शन जो लॉ है वो कौन सा लॉ काम करता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट 1923, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऑप्शन सी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 एंड ऑप्शन डी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। आई होप यू आंसर्ड। अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो ये सी और डी में कंफ्यूज हुए होंगे, बट इन दोनों में कंफ्यूज होना नेचुरल है, क्योंकि ईयर अपने को एक्यूरेट पता हो ये जरूरी नहीं। बट यहाँ पे विसिल ब्लोअर के बारे में पूछते हुए भी अगर आप में से कोई ये लगाता है ए और बी, तो उससे महानतम पर्सन इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बात विसिल ब्लोअर की है, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं आएगा, तो ए और बी तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे इसने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए क्या कर दिया, 2 बार विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया, जहां पे है अपने पास 2015 2014। सो द करेक्ट आंसर इज 2014। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इज 2014 takes the liability to protect the whistleblower. Okay, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि जो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 2014 में आया था, न कि 2015 में आया था, क्योंकि ये आपको मैचिंग में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू, बाय।